नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें आप जैसे देख सकते हैं कि ये 8 पे कमीशन से संबंधित है। वर्तमान में आज दोस्तों 28 तारीख है और केंद्र सरकार के द्वारा 8 पे कमीशन के संबंध में एक नोटिस जारी की गई है, जिससे संबंधित ये पूरा वीडियो होने वाला है। कई साथियों के मन में ये डाउट उत्पन्न हो रहा था कि कौन सी नोटिस जनवरी में केंद्र सरकार के द्वारा 8 पे कमीशन के संबंध में जारी की गई थी। आज कौन सी नोटिस है? क्या ये नोटिस फिटमेंट फैक्टर से संबंधित है? हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है? क्या ये फिटमेंट फैक्टर की नोटिस है? इसी से संबंधित ये पूरा डिटेल वीडियो होगा। और साथियों, अंत में मैं आपको फिटमेंट फैक्टर, जो कि प्रॉबेबली मेरे हिसाब से मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की हुई है, वर्तमान सरकार को देखते हुए जो होने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि जो कुछ लोग 2.87 या 3 ऐसा फिटमेंट फैक्टर बता रहे हैं, ऐसा मैं कुछ आपको बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, बाकी पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे आपको नॉलेजेबल जानकारी मिल सके। आप देखेंगे ये 8 पे कमीशन के संबंध में ये है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी है। ठीक है, उन्होंने कुछ गाइडलाइन बताई है कि इस गाइडलाइन के थ्रू आपको जो कि अनुशंसा अपनी देनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग अस्थायी निकाय होगा। ठीक है, आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य आंशिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। ठीक है, यह अपने गठन की तिथि से 18 महीने के भीतर अपनी अनुशंसाएं देगा। यदि आवश्यक हो तो आयोग अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर अंतिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। आयोग अपनी अनुशंसाएं देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान देगा। कहने का मतलब है कि आज अक्टूबर 28 है, तो आप लोग सोचेंगे कि आप 18 महीना मतलब लगभग 1.5 साल, ये तो 2027 पहुँच गया। तो क्या 2027 में क्या कहते हैं 8वां वेतन आयोग जारी हो? क्योंकि जब आपकी नोटिस जारी होगी तो उसमें बताया गया था कि 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग लागू हो जाना है, जहां से पेमेंट है। तो दोस्तों होगा यही, क्योंकि लागू आपका ये 1 जनवरी 2026 से होगा, जबकि आपकी जो इसकी रिकमेंडेशन है भले बाद में है, लेकिन जो इसके लाभ हैं आपको एरियर के रूप में 1 जनवरी 2026 से ही मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आपका डीए बढ़ता है तो डीए बढ़ता है, जैसे जब आपका जनवरी वाला डीए बढ़ेगा मार्च में, तो आपका 2 महीने 3 महीने का एरियर मिलेगा। जुलाई का एरियर आपको जाके दीपावली के आसपास मिलता है, बढ़ता है, लेकिन उसका आपका फ़ायदा 2-3 महीने पहले से दिया जाता है, जुलाई से दिया जाता है। तो उसी के क्रम में दोस्तों ये भी है, क्योंकि अब इसको गठन किया गया तो 18 महीने को इसको समय दिया गया, मैक्सिमम 18 महीने के भीतर, शायद 1 साल 6 महीने 8 महीने इसमें अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके फिटमेंट फैक्टर संबंधित। ये देखिए, ये लाइन इसमें कहा कि देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व संतुलन की आवश्यकता को देखते हुए ही, देखिए कौन सी बात देना है कि इन सब चीज़ों को, आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपको जो है फिटमेंट फैक्टर का जो आपकी अनुशंसा देनी है। ऐसा नहीं है कि फिटमेंट फैक्टर आप सब चीज़ से बात किए, जैसे जितने आयोग बनाए गए हैं, जैसे राज्य सरकारों से बात करना, आपके यूनियन टेरेटरी है उनके वित्त आयोग से बात करना, उन सब से बात करने के बाद ऐसा नहीं कि जो फिटमेंट फैक्टर वो मानिए 3 बता दिए तो आप 3 जारी कर दी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको फिटमेंट फैक्टर को बनाना है। आगे चलते हैं। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास पेय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि आप सारा पैसा इन्हीं चीज़ों में मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दे दें, बाकी जो कल्याणकारी योजनाएं इन सब के लिए पर्याप्त संसाधन ही न बचे, ये कहने का मतलब है। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। अब आगे चलते 3 नंबर पर, गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्तीय पोषी लागत को भी आपको ध्यान देना है। ठीक, अब 4 नंबर में देखते हैं, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर अनुशंसाओं का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुल संसाधनों के साथ संस्थाओं को स्वीकृत करते हैं। और ठीक, अब 5वें नंबर 5 चलते हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियाँ, इन सबको भी ध्यान में रखना है। कहने का मतलब है, सरकार कह रही कि जो आप फिटमेंट फैक्टर करेंगे वो इतना आवश्यकता से अधिक फिटमेंट फैक्टर ना हो जाए। आवश्यकता से अधिक कहाँ से शुरू होता है पता है दोस्तों? लाइन 2.5 पॉइंट होता है, 2.5 से अधिक इनका कहने मतलब, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये कहें कि ऐसा कोई फिटमेंट फैक्टर आप ना जारी कर दीजिएगा कि वो 2.5 पॉइंट से अधिक, मतलब 2.5 से अधिक हो जाए। तो 2 पॉइंट जो आपका फिटमेंट फैक्टर है, इनका कहने मतलब 2.5 के अंदर ही रहने की एक प्रबल संभावना है। अब मैं अपना भी एक अनुमान आपको बताऊँगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पृष्ठभूमि क्या है इसको पढ़ लेते हैं। इन्होंने लिखा कि केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे एवं सेवानिवृत्त लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उसमें संबंधित बदलावों
क्या क्या उनमें संबंधित बदलावों के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को सामान्यतः 1/1/2026 से लागू करने की अपेक्षित है। जैसे मैंने आपको बताया कि भले ये बाद में मतलब अनुशंसाएं दें, लेकिन ये लागू आपको जो एडवांटेज है 1/1/2026 से ही मिलेगा। आगे चलते हैं। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। और देखिए, गठन की घोषणा उस समय की थी। वर्तमान में जो आपके अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य हैं उनका नाम भी आपका जारी कर दिया गया। जैसे दोस्तों, जो इसके चेयरमैन होंगे जस्टिन रंजन प्रसाद देसाई होंगे और 2 अन्य सदस्य होंगे। एक मेंबर होंगे आपका पलक घोष जी और एक श्री प्रकाश जैन होंगे, ये आपके सेक्रेटरी मेंबर होंगे इसमें। ठीक है, तो यही 3 सदस्य इसमें मुख्य रूप से होंगे। और जो फिटमेंट फैक्टर की बात मैंने आपको बताई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 चीज़ें सरकार के द्वारा बताई गई हैं, तो मैक्स आपको मैं बता दूं कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2 पॉइंट से अधिक नहीं होने वाला है। 2.1 मैक्सिमम, इससे अधिक नहीं होने वाला है। मैं बता दूं, आपको एक लाइन दे रहा हूँ, 2 से लेकर 2.1 के से अधिक फिटमेंट फैक्टर नहीं होने वाला है। ये आप बात मान के चलिए। अगर आप फिटमेंट फैक्टर अभी वर्तमान देखें, क्योंकि क्या चल क्या रहा है और बढ़ेगा क्या आपका वर्तमान में, आपको जैसा लगा कि लगभग 1.6 आपका फिटमेंट फैक्टर है, उससे आपका फिटमेंट फैक्टर 2.1 से अधिक बढ़ने की बहुत अधिक संभावना नहीं। जबकि अगर आप मान के चलिए कि आप बेसिक पे 1800 आपका जो बेसिक पे 18,000 है या 21,700 है, तो उससे आप मान के चलिए कि आपकी सैलरी 3-4-5 मतलब मैक्सिमम 5,000 रुपये की इंक्रीज आने वाली है। इससे अधिक कोई आपको खास बदलाव या खास आपको वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। कुछ लोगों के जो सपने हैं कि 50,000 सैलरी है तो लाख रुपए हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जो आपका फिटमेंट फैक्टर है, आप सोचेंगे कि वो आपका बेसिक पे लगता है। जिनको जानकारी ना, मैं उनको बता देता हूँ। जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो आपको बेसिक पे पर वर्क करता है। आपका जो मूल वेतन है प्लस मूल वेतन और आपका डीए मिला के क्या कहते हैं, ये कुल वेतन बनता है। तो और जो आपका, क्योंकि डीए आपका लगभग 58-59% तकरीबन इस वर्तमान समय में चल रहा है, तो उसी के क्रम में दोस्तों आपका जो बेसिक पे बनेगा वही आपका 2 या 2.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मानिए अगर आपका 21,700 रुपये है, अब प्लस वर्तमान में अगर हम 60% के हिसाब से चलते, 60% दिए तो 6-7-42 और आपका 6-1-6, 6-4-10, 6-2-12, 12-1-13, आपके चलिए मानिए 13,000 रुपये आपका ये बन जाता है। तो लगभग ये आपका 35,000 रुपये करीब हो जाता है। तो आपका लगभग 40-42,000 रुपये हो जाएगा टोटल ओवरऑल इनकम। यही आपका मैंने बताया कि आपका 6-7 हज़ार रुपये कुल बढ़ने वाला, यही इसका पूरा खेला है दोस्तों। बाकी फिटमेंट फैक्टर किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, किन किन पॉइंटों को ध्यान में रखा जाता है, इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो साथियों, यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई डाउट उत्पन्न हो रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का आपको पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।